हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इस आर्टिकल को देखेंगे। ये आर्टिकल डिस्कस कर रहा है कि अगर कोई पर्सन का सेक्सुअल ओरिएंटेशन गे या लेस्बियन है तो फिर उनके बच्चे को स्टेटस देना चाहिए या नहीं। आई मीन कि फिर वो बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं कि नहीं, और फिर उसके साइकोलॉजी पे क्या असर पड़ेगा। इस पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खुद सीजेआई का कमेंट यह आ रहा है कि अगर किसी के पेरेंट्स सेम सेक्स के हैं, इट डज नॉट मीन कि उनका बच्चा भी सेम सेक्स ओरिएंटेशन को फॉलो करेगा। इट मीन्स कि उनका बच्चा एक सिंपल बॉय या सिंपल गर्ल हो सकता है। इट डज नॉट मीन कि वो भी मतलब फ्यूचर में जा कर के गे या लेस्बियन ही बनेगा। इस पे गवर्नमेंट के तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें उनका ओपिनियन इससे काफ़ी डिफर कर रहा है। उनका कहना है कि हमारे सोसाइटी का एथिक्स जो चला आ रहा है उसको इम्पैक्ट करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीजीआई चंद्रचूड़ जी कह रहे हैं, बट मिस्टर सॉलिसिटर, the adopted child of a lesbian couple or gay couple does not necessarily have to be a lesbian or gay। और ये काफ़ी बड़ी बात कही है सॉलिसिटर जनरल जी ने। योर लॉर्डशिप्स आर शोल्डरिंग अ वेरी हैवी बर्डन ऑफ हाउ सोसाइटी विल डेवलप henceforth। तो ये सही बात है कि अगर इस तरह का डिसीजन कुछ आता है इसके आगे तो फिर काफ़ी हैवी बर्डन होगा सोसाइटी पे। तो ये हैवी बर्डन किस टाइप से होगा मैं आगे थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। पहले मैं ये न्यूज़ आर्टिकल कंप्लीट कर लेता हूँ, इसके जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इस पर तुषार मेहता जी ने अगला प्रश्न यह किया है, द क्वेश्चन हियर इज वेदर दिस रिलेशनशिप एज पार्ट ऑफ राइट टू डिग्निटी कैन बी गिवन रिकॉग्निशन बाय द स्टेट। तो आपके राइट्स हो सकते हैं, आप एज ए गे और लेस्बियन अपने आप को सोसाइटी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको गवर्नमेंट एक्सेप्ट करने लगी है, बट क्या उसको फिर फर्दर एक्सटेंड करना चाहिए। रिकॉग्निशन बाय स्टेट मीन्स अगर आप उस रिलेशनशिप में, तो उसके आगे फिर क्या क्या होगा। इस पर डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने कहा, the case involved an interplay between constitutional right of life, liberty, dignity, equal treatment of members of LGBTQ plus community on one side and a specific statutory enactment that consider only marriage union between biological man and women on the other side। इस पर 3 जज बेंच ने आर्टिकल 145(3) को इन्वोक किया, और आर्टिकल 145(3) of the Constitution mandates that cases involving substantial questions and interpretation of Constitution should be heard by a bench of at least 5 judges। जहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जिसके इंटरप्रिटेशन के लिए, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करके जवाब बनाना है, वैसे केसेस को एटलीस्ट 5 जजेस बेंच में ही डिस्कस करनी चाहिए। सो अप्रैल 18 को फर्दर हियरिंग होगी, और यह लाइव हियरिंग होगी और इसे पब्लिक भी देख सकते हैं।
यहाँ पर आप एक दूसरा आर्टिकल भी रेफ़र कर सकते हैं जो कि बता रहा है 133 कंट्रीज होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया है, जबकि सिर्फ 32 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे सेम सेक्स मैरिज को लीगल बताया गया है। इट मीन्स कि डिक्रिमिनलाइजेशन इज वन थिंग। अगर कोई बोल दे कि हम दोनों गे कपल हैं या लेस्बियन कपल हैं, उस चीज़ को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। पहले ये क्रिमिनल ऑफेंस होता था, बट उस मैरिज को रिकॉग्नाइज सिर्फ 32 कंट्री कर रही है। इसके आगे बहुत खास इम्पोर्टेंट आर्टिकल नहीं है, वही कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देते हुए राइट टू एक्सप्रेशन, डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड दोज स्टैंडर्ड थिंग्स हैव बीन डिस्कस्ड। इस पे आप ये लास्ट पॉइंट देखेंगे। द गवर्नमेंट इन अ रिसेंट एफिडेविट काउंटर्ड द सेम सेक्स मैरिज वाज एंटी एथिकल। It is not said unethical, it is said anti-ethical. Anti-ethical to view held by many Indians that marriage was a holy union, a sacrament and a sanskar between a biological man and a woman. Any deviation from this statutory, religiously and socially accepted norm in human relationship can only happen through legislature and not the Supreme Court, the center has said. So सेंटर ने क्लियर किया है कि भाई सेंटर का पावर इसमें अटमोस्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट इस मैटर पे दखल नहीं दे सकता है कि वो सोशल मैटर्स, रिलीजियस मैटर को किस तरह से इंटरप्रेट करे, वो डेविएट नहीं कर सकता है मीन्स सुप्रीम कोर्ट। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं अपना इंटरप्रिटेशन देना चाहूँगा। फर्स्ट थिंग कि अगर किसी का पेरेंट्स, मतलब बोथ पेरेंट आर फादर या फिर बोथ पेरेंट आर मदर, तो फिर वो बच्चा खुद का तो होगा नहीं। इवन LGBTQ+ कम्युनिटी में से कहीं से भी खुद का बच्चा तो ला नहीं सकते ये लोग, तो इन्हें अडॉप्ट करना होगा। एडॉप्ट करने के लिए गवर्नमेंट सर्टिफिकेट देती है, एडॉप्शन सर्टिफिकेट। सो गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करना होगा कि ठीक है ये LGBTQ+ कम्युनिटी में से है और ये बच्चा अडॉप्ट कर सकता है। बच्चा अडॉप्ट करने के बाद प्रॉब्लम इसमें बहुत सारे आ सकते हैं। पहले मैं ब्रॉड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूँगा, फिर कुछ हिडन इंटरकेसेस हैं वो भी देखेंगे। ब्रॉड प्रॉब्लम में सबसे पहला ये आएगा कि वो बच्चा को सोसाइटी में किस तरह से ट्रीट किया जाएगा। मतलब उससे जब पूछा जाएगा मम्मी पापा का नाम, तो वो बोलेगा मेरे पास 2 माँ हैं या फिर मेरे पास 2 बाप हैं। उस इशू को डिस्कस करना टफ है। अगर कोई बायोलॉजिकली ट्रांसजेंडर है उसका पेरेंट, तो सोसाइटी फिर भी कुछ हद तक एक्सेप्ट करेगा कि ओके वो खुद से बच्चा नहीं ला सकते थे इसलिए फिर अडॉप्ट किया है, वो कुछ हद तक एक्सेप्टेबल हो पाएगा। बट गे एंड लेस्बियन के केस में आई थिंक कि बच्चे को जवाब देना मुश्किल होगा और बाकी सोसाइटी, उसके क्लास वाले, उसके क्लास के इमीडिएट सीनियर्स जो होते हैं, जो उसके बैचमेट्स खेलने कूदने वाले होते हैं, वो उसका काफ़ी मजाक उड़ाएंगे और वो काफ़ी प्रेशर फील करेगा। और इस प्रेशर का जिम्मेवार कौन होगा? अल्टीमेटली गवर्नमेंट होगी जिन्होंने एडॉप्शन सर्टिफिकेट के थ्रू उस बच्चे को अडॉप्ट करवाया था। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहिए कि एक बच्चा जो कि नादान है, जिसको कुछ मालूम नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, अगर गवर्नमेंट उसको अडॉप्ट करवा देती है कोई लेस्बियन या गे के अंडर में, तो फिर वो बच्चा काफ़ी कुंठित महसूस करेगा। अपना फीलिंग्स को फिर वो सोसाइटी में एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो फ्रेंड्स के साथ आदमी एक्सप्रेस करता है फीलिंग्स को, वही फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ा रहे होंगे, वही फ्रेंड्स उस पर प्रेशर डाल रहे होंगे कि तुम तो ऑड हो, तुम्हारे घर का परिवार का ओरिएंटेशन काफ़ी ऑड है, हम लोग जैसा नहीं है।
वो बच्चा मतलब अंदर ही अंदर घुट जाएगा और उस घुटन का जिम्मेवार फिर गवर्नमेंट होगी। इसके बाद आता है और इशू जिसमें आता है प्रॉपर्टी राइट्स। तो इसमें फिर से वो इशू डेवलप होना शुरू होगा कि अगर दोनों पेरेंट फीमेल हैं तो फिर उनके यहाँ मतलब फीमेल को प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का रीति रिवाज है या नहीं, या फिर मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ कंट्री में तो गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज कर दिया कि सन एंड डॉटर को इक्वल प्रॉपर्टी डिवाइड मिलनी चाहिए। बट इस केस में मतलब इसको फिर से देखना पड़ जाएगा क्योंकि बहुत सारे एरिया में इवन द गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया कि सन और डॉटर के बीच में प्रॉपर्टी इक्वल बंटना चाहिए। बट इन जनरल सन के केसेस सन को प्रॉपर्टी इनहेरिट किया जाता है, और अगर मोर देन वन सन है तो डिवाइड किया जाता है प्रॉपर्टी। और वीमेन के केसेस में या डॉटर के केस में उसकी शादी कर दी जाती है और वो अपने हस्बैंड के यहाँ जो प्रॉपर्टी होती है उसको मतलब शेयर करती है। इट मीन्स कि अगर उसके हस्बैंड जो होंगे उनके पास 5 एकड़ ज़मीन होगी तो वो लीगली फिर वहाँ पर अधिकार मांगती हैं कि उस 5 एकड़ में से 2.5 एकड़ उसका सोल राइट्स होना चाहिए, और गवर्नमेंट फिर वहाँ भी अधिकार देती है। रिसेंटली मैं एक जजमेंट देख रहा था जिसमें 3 सिस्टर्स थे, वो अपने ब्रदर के प्रॉपर्टी में से मतलब हिस्सा मांग रही थी। शायद तो उनका 1 ब्रदर था तो बोल रहे थे कि टोटल प्रॉपर्टी को 1/4 किया जाए, मतलब 3 डॉटर और 1 सन के बीच में 1/4 करके बांटा जाए। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ऐसा नहीं होगा कि एक ही लड़की अपना पेरेंट का भी प्रॉपर्टी में से 1/4 करवा ले और फिर अपने हस्बैंड के यहाँ भी जा कर के बोले कि हस्बैंड के भी प्रॉपर्टी में 1/2 हिस्सा है। तो गवर्नमेंट मतलब हाई कोर्ट का वो जजमेंट मैं देख रहा था, तो हाई कोर्ट इस चीज़ को भी रिकॉग्नाइज कर रही है कि सिर्फ डॉटर को अगर इक्वल पार्ट दे रहे हैं तो फिर वो हस्बैंड के यहाँ भी जा कर के 1/2 हिस्सा मांग सकती है। तो फिर वो तो फीमेल मतलब एक्सेस प्रॉपर्टी ऑब्टेन कर रही होगी, और इसमें तो बॉय को दोनों तरफ से नुकसान हो जाएगा, उसके ब्रदर को भी नुकसान होगा और उसका हस्बैंड को भी नुकसान होगा। तो इस केसेस में अब क्या होगा कि गे एंड लेस्बियन के केस में मतलब वो लोग फिर प्रॉपर्टी अपना किस तरह से इनहेरिट करेंगे और फिर बच्चे को किस तरह से फॉरवर्ड करेंगे उस प्रॉपर्टी को, ये भी एक इशू हो जाएगा। फिर उस बच्चे का मेडिकल केयर, बिकॉज जनरली क्या होता है कि अगर पेरेंट मदर एंड फादर हैं तो फिर वो बच्चे को काफ़ी बेटर तरीके से डील कर पाते हैं। बच्चा मतलब फिर बॉय हो या गर्ल हो, उसके नीड्स को समझने वाले मतलब दोनों कैटेगरी के पेरेंट हैं। मतलब पेरेंट उनके मेल या फीमेल है, बच्चा भी मेल या फीमेल होगा तो उनके नीड्स को समझा जा सकता है, उनके साइकोलॉजी को पेरेंट समझ पाते हैं। अगर दोनों पेरेंट फादर हैं या दोनों पेरेंट मदर हैं, या तो ऑलरेडी उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है मतलब साइकोलॉजिकल वे में बोलें या जो भी बोलें, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम जो जनरल सेक्सुअल ओरिएंटेशन होता है मेल और फीमेल से। फिर वो बच्चे को किस तरह से ट्रीट करेंगे, वो बच्चे की भावनाओं को कैसे समझेंगे, और बच्चे की मेडिकल ज़रूरत अगर सपोज दोनों पेरेंट फादर हैं तो फिर गर्ल चाइल्ड अगर अडॉप्ट करते हैं तो वो भी देखना होगा कि गवर्नमेंट क्या बोलती है उस पर। अगर गर्ल चाइल्ड अडॉप्ट करते हैं तो फिर वो उस गर्ल का डेवलपमेंट, फिर उसका भी एक फेज आएगा जब मेंस्ट्रुएशन वगैरह शुरू होगा तो उस समय सेक्सुअल वेलबींग कैसे मेंटेन करना है, उसको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, ये सब मतलब दोनों फादर कैसे समझा पाएंगे। ये काफ़ी क्रिटिकल इशू है। जहाँ तक अभी का लॉ मुझे मालूम है कि कोई सिंगल पेरेंट जो जेंट्स हैं वो कोई डॉटर को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, जबकि कोई सिंगल पेरेंट जो कि मदर हैं
वो एक सन को अडॉप्ट कर सकती है, डॉटर को भी अडॉप्ट कर सकती है। बट सिंगल पेरेंट जो कि जेंट्स हैं वो सिर्फ सन को अडॉप्ट कर सकते हैं। ऐसा अभी का लॉ चल रहा है। बात आएगी जब गे या लेस्बियन पर, तो ये भी देखना होगा कि कौन सन को अडॉप्ट कर सकता है, कौन डॉटर को अडॉप्ट कर सकता है, अडॉप्ट करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो हमने डिस्कस किया कि बच्चे का साइकोलॉजी पे क्या असर पड़ेगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि बच्चे को प्रॉपर्टी किस तरह से मिलेगी। थर्ड थिंग हमने डिस्कस किया कि किस तरह का बच्चा, अगर एडॉप्शन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है तो किस तरह का एडॉप्शन हो सकता है, किसके द्वारा। फिर उसका वेल बीइंग को कैसे मेंटेन किया जाए। उसके बहुत सारे नीड होंगे जो कि फिर उसके पेरेंट को समझ में आएंगे कि नहीं आएंगे। इसके अलावा फिर मैं एक और पॉइंट कहना चाहूँगा, अगर इसके मैरिज रिलेटेड कोई लॉ लाना है तो अलग से डील नहीं किया जाना चाहिए। लॉ लाना है कि नहीं लाना है, सिर्फ इस मैटर को यस या नो में डील करना चाहिए। अगर इसका आंसर है यस, अगर LGBTQ में उस मैरिजेज को एक्सेप्ट करना है गवर्नमेंट को, तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यस और नो में हो, और पार्लियामेंट जब इसको डिस्कस करें तो फिर इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल के थ्रू डिस्कस करें, जिसमें कि हिंदू, मुस्लिम, अदर रिलीजन्स और LGBTQ+ सभी इंक्लूडेड हों। अदर देन सम ट्राइबल कम्युनिटी जो कि नॉर्थ ईस्ट में और उत्तराखंड वगैरह में पाए जाते हैं, वहाँ पे थोड़े बहुत एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स हैं, उनको अपना रिकॉग्निशन रहने देना चाहिए, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटी के भी अपने रूल्स को रहने देना चाहिए। ये जो ब्रॉड कम्युनिटी है उन सबको एक साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर डिस्कस करना चाहिए। इसमें एक और पॉइंट था रिजर्वेशन का भी। सपोज इट इज़ वेरी टफ, मतलब मेरे हिसाब से इट इज़ वेरी टफ कि कोई दो लेस्बियन आपको सेम कास्ट सेम रिलीजन में मिल जाए, या सेम रिलीजन में मिल सकते हैं, बट सेम कास्ट के अंदर दो लेस्बियन मिल जाए या दो गे मिल जाए, इट इज़ वेरी टफ। तो देर इज़ मोर देन 90% चांस कि वो इंटर रिलीजन होगा, इंटर रीजन होगा, या फिर इंटर कास्ट होगा। उस केसेस में अगर मैरिज होता तो फिर उस बच्चे को कौन से कास्ट का माना जाएगा, तो इसको कास्ट एबोलिशन के लिए भी यूज करना चाहिए। और वैसे भी हमारे इंडियन सिस्टम में कास्ट एबोलिशन तो करना ही है समय के साथ। कास्ट एबोलिशन करना है इन द सेंस मैं ये कह रहा हूँ कि किसी कास्ट को डिफरेंटली न रिकॉग्नाइज किया जाए, सबको एक तरह से ट्रीट करने का अधिकार दिया गया है। और जो रिजर्वेशन था वो मतलब मेरिट बेस्ड कॉम्पिटेंसी वर्सेस सोशल स्टेटस ऑफ ए पर्सन को देख करके दिया गया था कि ठीक है, उनको थोड़ा सा चांस देंगे तो वो भी सोसाइटी में अपलिफ्ट हो पाएगा। वो सोसाइटी में रिजर्वेशन के थ्रू इसलिए चांस दिया जाता है बिकॉज उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स सभी को एक कास्ट के नाम पे दबाया गया था। यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर उसके पेरेंट खुद से चॉइस कर रहे हैं एक नया कम्युनिटी के अंदर जाने के लिए। नया कम्युनिटी इन द सेंस कि बायोलॉजिकली हो सकता है कि वो बॉय हो या गर्ल हो, बट दो गर्ल आपस में लेस्बियन कम्युनिटी कहलाना चाह रही हैं, या फिर दो बॉय आपस में गे कम्युनिटी कहलाना चाह रहा है, तो उस केसेस में वो उनकी खुद की चॉइस है, तो फिर उन्हें या उनके बच्चे को कोई रिजर्वेशन स्टेटस नहीं देनी चाहिए, बिकॉज वो लोग फ्री विल से एक नई कम्युनिटी में जा रहे हैं जो कि बिल्कुल पुरानी कम्युनिटी से अलग है, जिसमें ये नहीं कहा जा सकता कि गे या लेस्बियन को दबाया आता जा रहा है या फिर तुम्हारे पेरेंट्स को दबाया आता जा रहा था किसी और के द्वारा। सो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ रिजर्वेशन इन दिस।
आई होप कि मेरे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आप भी ये देख रहे हैं और किसी को जानते हैं जो कि पार्लियामेंट में डिस्कस करने वाले हों, तो मेरे बिंदुओं को आप उनसे शेयर कर सकते हैं।